नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का बड़ा फैसला। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स में बड़े एकमुश्त निवेश पर लगाई अस्थायी रोक। नया नियम 8 जून से लागू। एफआईआई निवेश बढ़ाने के लिए सरकार उठा सकती है बड़ा कदम। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में एफआईआई निवेश पर टैक्स छूट के लिए आ सकता है अध्यादेश। फिलहाल एफआईआई निवेश पर लगता है 20% विदहोल्डिंग और 12.5% कैपिटल गेन टैक्स। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव। निफ्टी सेंसेक्स निचले स्तर से सुधरकर बंद। बैंक निफ्टी निचले स्तर से करीब 1% सुधरा। स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में रही खरीदारी। केरलम में मॉनसून ने दी दस्तक। 3 दिन की देरी से पहुंचा। अगले 6 से 7 दिन तक केरलम। तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान। 13 जून तक मुंबई और 29 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मॉनसून। मारुति ने लॉन्च की फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली देश की पहली कार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, चरणों में पूरे देश में लगेंगे फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन। मालवीय नगर अग्निकांड केस की होगी मजिस्ट्रियल जांच। हॉस्पिटल पहुंचकर सीएम रेखा गुप्ता ने जाना घायलों का हाल। 4 दिन की पुलिस कस्टडी में होटल मालिक। जॉइंट कमेटी ने शुरू की सीलिंग की कार्रवाई। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड। प्राइवेट अस्पताल में आईसीयू के अंदर झुलसे मरीज। 5 की मौत। सीएम सम्राट चौधरी ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। राहुल गांधी के इमरजेंसी वाले बयान पर सियासी घमासान। बीजेपी का आरोप, राहुल देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी का दावा, देश में आ रही है भयंकर आर्थिक सुनामी या फिर लगेगी इमरजेंसी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने गोल्ड ईटीएफ में निवेश को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड में बड़े एकमुश्त निवेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मठबाल। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए, ये क्या फैसला किया है और ये कदम क्यों उठाना पड़ा है? मनोज जी नमस्कार। देखिए, हम जानते हैं कि इस वक्त पर जो स्थिति है, ऐसे में हमारा, क्योंकि जो गोल्ड आता है हम गोल्ड बाहर से ही लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं और आपको डॉलर में पैसा चुकाना होता है। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने भी एक अपील की थी कि इस वक्त पर सोना ना खरीदें और जिससे कि देश का जो पैसा है देश में रहे, हमें फॉरेन करेंसी में पैसा पेमेंट ना करना पड़े। तो इसी को आगे देखते हुए कि गोल्ड का जो इंपोर्ट है वो कम हो, लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा ना खरीदें उसमें, तो इसको लेकर एक फैसला लिया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने कि बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। जो छोटा इन्वेस्टमेंट है वो जो कर रहे हैं निवेशक करते रहेंगे, पर 10 लाख एक महीने में, कैलेंडर मंथ में 10 लाख का मैक्सिमम लिमिट होगी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए। तो एक पैन के ऊपर आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना हो गोल्ड में, उसको लेकर कदम उठाया गया है। अब वो चाहे ईटीएफ हो या फिर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। अक्सर निवेशक जो म्यूचुअल फंड निवेश करते हैं वो ईटीएफ फंड ऑफ फंड में करते हैं और जो लोग डायरेक्टली अपने डीमेट में बाई करते हैं वो ईटीएफ लेते हैं। पर एक बात और बताऊंगा कि निवेशक जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के पास पहले से गोल्ड ईटीएफ है और वो बेचना चाहता है, या कोई व्यक्ति जिसके पास नहीं है वो खरीदना चाहता है, वो सेकेंडरी मार्केट में कर सकता है। लेकिन जहां तक फंड हाउस से खरीदने का सवाल है, वहां पर एक लिमिटेशन लगाई गई है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह बंद है, लेकिन हाँ, लिमिट कर दिया गया है इसको। तो पंकज जी, ये भी बताइए कि ये जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का फैसला है, तो इससे एक तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में जो लोग निवेश कर रहे थे या कर रहे हैं, क्या उनके लिए कुछ समझने की बात है? और अगर ब्रॉडर सेंस में हम समझें, म्यूचुअल फंड के जो निवेशक है उनके लिए क्या कोई समझने की या चिंता करने की कोई बात है? जो लोग ऑलरेडी निवेश करके बैठे हैं उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कि मतलब देखिए, हम अगर एक इस उद्देश्य से बात करें कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब आप सोना बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपको
डॉलर में पैसा पे करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में तो माइनिंग अब गोल्ड की होती नहीं है। हम जो भी गोल्ड खरीदते हैं वो बाहर से ही आता है। तो इसके लिए वैसे कहा जाए तो निवेशकों को इस वक्त पर थोड़ा सा देश के हित में अगर सोचते हुए सोने में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अब जहां तक सवाल है कि हाँ, किसी को सोने की उस टाइम जरूरत है किसी वजह से, तो वो कर ही रहे हैं और करेंगे भी। लेकिन जब निवेश की बात आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा इस वक्त पर समय ऐसा है कि निवेश नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने जो सवाल पूछा कि क्या निवेशकों को फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई ऑलरेडी करके बैठा है, ऑलरेडी निवेशित है, तो कोई उनको नुकसान नहीं होने वाला है। अनटिल अनलेस गोल्ड के प्राइस अगर गिरते हैं किसी और कारण से तो बात अलग है। पर एचडीएफसी का ये फैसला कि वो नया निवेश नहीं लेंगे, बड़ा निवेश नहीं लेंगे, मतलब तो उससे निवेशकों को फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर छोटा निवेशक निवेश कर रहा है तो उसको भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ फंड हाउस ने देश के हित में फैसला लिया है, और साथ ही निवेशकों के हित में भी इस तरह से कि भाई इस प्राइस पर अगर वो ज्यादा बाय करेंगे और यहाँ से करेक्शन होता है गोल्ड, तो उसका नुकसान ना हो, तो ये सोचते हुए किया है। बाकी ऐसे देखेंगे तो उनका फैसला कोई निवेशकों के अगेंस्ट नहीं है बिल्कुल भी। शुक्रिया आपका पंकज जी, हमसे तमाम जानकारी देने के लिए, और हमारे दर्शकों को क्लैरिटी मिली होगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करते हैं सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशकों को टैक्स की बड़ी राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इसके लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, क्या फैसला लेने वाली है सरकार? देखिए, दरअसल जिस तरीके से विदेशी निवेशक भारत से अपना पैसा निकाल के जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए और उनको और ज़्यादा भारत की तरफ आकर्षित करने के लिए सरकार बहुत जल्द एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। वो कदम ये हुआ कि सरकारी बॉन्ड में जो विदेशी निवेशक है, खासतौर से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है एफपीआई हैं, उनके लिए टैक्स छूट सरकार दे सकती है, और उस टैक्स छूट को देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, और इस इनकम टैक्स में एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, और बहुत जल्द इसके लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकारी बॉन्ड में अभी ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, विदेशी निवेशक पैसा लगाते हैं तो उन पर भारी भरकम टैक्स लगता है। बॉन्ड पे निवेश करने पर उनको जो रिटर्न मिलता है, अगर वो 12 महीने से कम का रखते हैं पैसा, तो उनको 30 से 40% तक टैक्स देना पड़ता है, सारे सरचार्ज को मिला दिया जाए तो। अगर लॉन्ग टर्म यानी 12 महीने से ज़्यादा का रखते हैं तो उनको 12.5% का टैक्स देना पड़ता है रिटर्न के ऊपर। और इतना ही नहीं, इसके अलावा 20% का विदहोल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो विदेशी निवेशक के लिए भारत के सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाना काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, जबकि इसी समय में अभी अमेरिका की जो स्थिति है, वहाँ के बॉन्ड में उनको पैसा लगाना ज़्यादा आसान होता है। तो ये यहाँ से पैसा निकाल करके वहाँ जा रहे हैं, तो उनको रोकने की तरफ एक बड़ा कदम है। अब बहुत जल्द जो सूत्र बता रहे हैं, अध्यादेश सरकार इस तरफ जारी कर सकती है। चलिए, अगर ये अध्यादेश सरकार ले आती है लक्ष्मण जी, तो फायदा क्या हो सकता है, इससे कितना हो सकता है? देखिए, दरअसल इस कदम की अभी सबसे ज़्यादा अहमियत इस वजह से है क्योंकि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार को विदेशी मुद्रा की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ऊंचे दाम पर सरकार को कच्चा तेल खरीदना पड़ता है। कच्चा तेल खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा यानी डॉलर में भुगतान करना पड़ता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर फॉरेक्स रिजर्व, वो सरकार का बहुत ज़्यादा कम होने की स्थिति में पहुँच रहा है। तो सरकार चाहती है कि विदेशी निवेशक पैसा यहाँ लाएंगे तो डॉलर आएगा, तो डॉलर आएगा तो सरकार का विदेशी मुद्रा भंडार जो आरबीआई का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। कच्चा तेल का इंपोर्ट हो, गैस का इंपोर्ट हो, ये करना आसान हो जाएगा। अब सवाल उठता है डॉलर कैसे आएगा? तो डॉलर तभी आएगा जब बाहर के निवेशक भारत में पैसा लगाएंगे। तो उस पैसा को कैसे लगाया जाए? तो सरकारी बॉन्ड एक ऐसा जरिया दिखा है जहाँ पर सरकार अगर टैक्स छूट देती है तो दूसरे देशों के मुकाबले भारत के सरकारी बॉन्ड ज़्यादा आकर्षक हो जाएंगे और विदेशी निवेशक यहाँ पर पैसा लगाएंगे। और ये इस वजह से भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ महीनों में, अगर पूरे साल भर की इस साल की बात करें तो हमने देखा आंकड़ों के हिसाब से तो 2.5 लाख करोड़ रुपए का एफपीआई यहां से निकल चुका है। एफपीआई अपना पैसा निकाल चुके हैं। तो ये सिलसिला रुक जाए और विदेशी निवेशक ज़्यादा आए, इसलिए एक कदम उठाया गया है ताकि विदेशी मुद्रा अपने पास पर्याप्त रहे और अभी महंगे दाम पर ही सही कच्चा तेल, गैस खरीदने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी। और आज सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। निफ्टी और सेंसेक्स निचले स्तर से सुधरकर बंद हुए हैं। बैंक निफ्टी निचले स्तर से करीब 1% सुधरकर बंद हुआ है। स्मॉल कैप, मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही। और आज कैसा रहा बाजार में कारोबार, बाकी हाल बता रही है रक्षा रावत।
सेंसेक्स के वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों की शुरुआत जो है कमजोर हुई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सरकार एफआईआई निवेश पर टैक्स पर कुछ राहत दे सकती है। वहां से बाजार संभले और एक रेंज बाउंड कारोबार करते हुए भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हुए हैं। निफ्टी की बात करें तो यहां पर फ्लैट क्लोजिंग हुई है और निफ्टी बैंक में रिकवरी काफी अच्छी थी। 121 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक यहां पर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप ने आज आउट परफॉर्मेंस दी है मार्केट को और काफी अच्छे मूव्स यहां पर देखने को मिले हैं। अगर सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो यहां पर कैपिटल गुड्स, निफ्टी एनर्जी, कैपिटल मार्केट शेयर, डिफेंस शेयर, पीएसयू बैंक और फार्मा काउंटर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को लीड किया है। अगर बात करें लूजर साइड की तो यहां पर आईटी इंडेक्स में गिरावट देखी गई और इसके अलावा मेटल पैक्स में भी कमजोरी देखी गई। हालांकि निचले स्तरों से यहां पर भी थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली। अगर आज के बढ़ने वाले शेयर्स की बात की जाए निफ्टी में तो यहां पर क्लियरली टाइटन, एटर्नल, कोल इंडिया, आईटीसी, अदानी एंटरप्राइजेस और सिप्ला जैसे शेयर्स थे जिन्होंने निफ्टी को कंट्रीब्यूट किया। अगर लूजर साइड की बात की जाए तो यहां पर इन्फोसिस आईटी पैक से, बजाज फिनसर्व, मेटल पैक से हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसबीआई लाइफ और एचसीएल टेक जैसे काउंटर थे जिन्होंने बाजार को आज कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट दी है। तो ये था आज के बाजार का पूरा ब्यौरा। मारुति सुजुकी ने आज देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की। मारुति ने वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च की है जो 100% इथेनॉल पर भी चल सकती है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। इस मौके पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। फ्लेक्स फ्यूल कार इथेनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल की अलग अलग वैरायटी को खुद पहचान कर अपने इंजन को उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकती है। मतलब इसमें E20 से लेकर E85 और कुछ मामलों में E100 पेट्रोल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल देश भर में E20 पेट्रोल मिल रहा है और अब इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है। साथ ही सरकार फ्लेक्स फ्यूल स्टेशनों की संख्या भी बढ़ाने जा रही है। और देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल मारुति वैगन आर के बारे में डिटेल जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। ये कार बहुत खास है क्योंकि ये है देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार। फ्लेक्स फ्यूल यानी कि फ्लेक्सिबल फ्यूल ऑप्शंस के साथ चलने वाली कार। मारुति सुजुकी ने अपनी मास मार्केट मॉडल वैगन आर का फ्लेक्स फ्यूल अवतार उतारा है। सब कुछ आप देख सकते हैं सेम है एक आम वैगन आर के मुकाबले। अगर हम कंपेयर करें सब कुछ आपको सेम दिखेगा। डायमेंशन सेम है, फीचर सेम है, इंटीरियर एक्सटीरियर सब कुछ आपको यहाँ पे सिमिलर दिखेगा। अंतर सिर्फ इंजन में है और अंतर ये है कि ये इसका जो इंजन है ये मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस के साथ चल सकता है। इसका इंजन खास तौर पे डिजाइन किया गया है अलग अलग फ्यूल ब्लेंड को डिटेक्ट करने के लिए। इथेनॉल की ब्लेंडिंग चाहे वो 20% की हो या 25% की हो या 30% की हो या फिर 85% की हो, ये कार किसी भी ब्लेंड पे चल सकती है। इनफैक्ट टेक्निकली ये 100% प्योर इथेनॉल पे भी चल सकती है, लेकिन सरकार के जो रेगुलेशन है वो अभी तक 85% को अलाउ करते हैं। इसलिए ये क्लेम कर रही है E20 से लेकर E85 तक कंपैटिबल होने का। फिलहाल कीमतों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसकी घोषणा की जा सकती है। इस कार को डिस्प्ले किया जा चुका है इससे पहले कई सारे ऑटो एक्सपो में, लेकिन फाइनली अब ये लॉन्च हो चुकी है, यानी कि अब ये अवेलेबल होगी। अगले कुछ दिनों में जो मारुति के शोरूम्स है वहां पे लोग खरीद सकेंगे। और चूंकि सरकार बहुत तेजी से रोल आउट करना चाह रही है फ्लेक्स फ्यूल की जो अवेलेबिलिटी है उसको, तो ये कुछ पहली गाड़ियों में से होगी जो फ्लेक्स फ्यूल ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। रोहन सिंह, दिल्ली। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर कहा कि सरकार 2027 तक देश भर में 5000 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन शुरू करना चाहती है और इस साल के अंत तक देश के बड़े शहरों में 500 फ्लेक्स फ्यूल स्टेशन खुल जाएंगे। In the beginning, we'll have about 50 to 100 dispensing stations, outlets in Delhi, NCR, and Mumbai, Pune, Nagpur corridor. These will expand to 500 by December this year, and approximately, God willing, to 5,000 outlets across major cities by end of next year. So I think your persistence, your perseverance has prevailed, and I think we are looking to a remarkable new chapter in our energy transition, and where the Urja Data and Annadata, their efforts will combine. पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी कहा कि हॉर्मुज संकट के बावजूद भारत पेट्रोल डीजल की सप्लाई को बनाए रखने और कीमतें कंट्रोल रखने में कामयाब रहा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 1 लाख करोड़ का बोझ अपने ऊपर लिया है। In India,
the fact that the Prime Minister on his own took the decision to reduce the central duties on petrol and diesel by 10 rupees, which led to a budgetary 1 lakh crore. That is the main thing. And the petrol and diesel prices we have reduced are very, very minor. और देश भर में भीषण गर्मी के बीच राहत की एक खबर आई है। केरलम में मानसून ने दस्तक दे दी है। केरलम में मानसून 3 दिन की देरी से पहुंचा है, लेकिन अब झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 से 7 दिन तक केरल और तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश होने का अनुमान है। मानसून देश के बाकी हिस्सों में कब तक पहुंचेगा, कैसी रहेगी मानसून की चाल, इस बारे में मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से खास बातचीत की असीम मनचंदा ने। माने कि ऑनसेट हो गया है मानसून का केरल के अंदर, और क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, आज 4 जून को हमारा जो मानसून है केरला पे आ चुका है। उसके साथ ही आज की डेट में अगर आप फिगर में देखेंगे, मानसून ने पूरा केरला कवर कर लिया है और थोड़ा हिस्सा कर्नाटका का, कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका में कवर किया है, तमिलनाडु के हिस्से कवर किए हैं और कुछ बे ऑफ बंगाल के हिस्से कवर किए हैं। और अगर आने वाले दिनों की बात करें, एडवाइजरी की बात करें, तो हमारा अनुमान यह है कि वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी केरला के लिए, कोस्टल कर्नाटका के लिए आने वाले 6 से 7 दिन रहेगा। और इसके साथ ही कोंकण एरिया लगा लीजिए, जहाँ महाराष्ट्र के बाकी हिस्से, स्पेशली साउथ इंटीरियर कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ भी आने वाले 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगी। इसके साथ ही अगर आप बे ऑफ बंगाल की ब्रांच की बात करें, तो जहाँ भी हवाओं की गति थोड़ी बढ़ेगी, जो मानसूनल विंड्स हैं वो फेवरेबल होंगी, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का अनुमान है। सर, मैं अगर प्रोग्रेस की बात करूं तो महाराष्ट्र कब तक पहुंचेगा और मुंबई खासतौर पे कब तक पहुंचने का? हमारा ये है कि आने वाले 2 से 3 दिन ये इंटायर गोवा कवर कर लेगा। उसके साथ ही आगे थोड़ा महाराष्ट्र के हिस्से कवर करेगा। इसके लिए मुंबई के लिए हमारा अभी कोई डेट नहीं है। पूरे देश की बात करूं खासतौर पे कि दिल्ली वाले बहुत गर्मी अभी लग रही है, उनको तो पूछना चाह रहे हैं कब तक दिल्ली पहुंचेगा मानसून? देखिए, अभी तो उसका डेट बहुत दूर है। हम जनरली क्या करते हैं, जैसे आज हमारा जहां ऑनसाइट हुआ, हम आने वाले 2 से 3 दिन 4 दिन का बताते हैं। इसका जैसे ही आगे प्रोग्रेस करेगा तो फिर हम आगे डेट देते हैं। और सर, दिल्ली में कोई गर्मी की राहत मिलेगी खासतौर पर? वो देख रहे हैं वेबसाइट? देखिए, अभी क्या है कि टेम्परेचर जरूर बढ़े हुए हैं। पहले तो सामान्य से काफ़ी कम थे, अब सामान्य के पास आ रहे हैं। एज सच अनयूजुअल टेम्परेचर्स तो नहीं है कहीं पे भी, लेकिन अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ भी हमारा आने वाले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट है, लाइट रेन रहने का अनुमान है। उसके बाद जैसे 4, 5, 6 को भी हल्का फुल्का रेनफॉल एनसीआर दिल्ली में। ट्रेनों में परोसे जाने वाले खाने पर अब एआई की पैनी नजर रहेगी। खाने से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए आईआरसीटीसी ने देश की 800 से ज़्यादा बेस किचन में एआई से लैस कैमरे लगाए हैं, जो खाना बनाते वक्त आसपास मक्खी, कॉकरोच, गंदगी दिखने पर या फिर किचन स्टाफ अगर बिना हेयरनेट या ग्लव्स पहने दिखाई दे तो फौरन अलर्ट भेजेगा। पूरी डिटेल बता रही हैं दीपाली नंदा। देखिए, बीते दिनों ट्रेन में परोसे जाने वाले खाने को लेकर शिकायतें बढ़ती हुई दिखाई दी है। आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के पास रोजाना ढेरों शिकायतें आती हैं, जिसमें जो मुख्य तौर पर शिकायत रहती है वो खाने को लेकर रहती है, साफ सफाई को लेकर रहती है। अब किस तरह से इन शिकायतों को दूर किया जाए, इसके लिए आईआरसीटीसी ने एआई की हेल्प ली है। आईआरसीटीसी ने देश भर के 800 से ज्यादा जो बेस किचन हैं उन्हें एआई से जोड़ दिया है। खासतौर पर 2300 से ज्यादा एआई कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी 24/7 मॉनिटरिंग आईआरसीटीसी खुद अपने वॉर रूम में कर रहा है। अब किस तरह की गड़बड़ियां पकड़ने में ये जो एआई से लैस कैमरे हैं वो मदद कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं 9 तरह की गड़बड़ियां हैं जिन्हें इस एआई सिस्टम में इंसर्ट किया गया है। खासतौर पर अगर किसी स्टाफ ने हेयर कैप नहीं पहनी है, ग्लव्स नहीं पहने हैं, साफ सफाई आसपास नहीं दिख रही है, या फिर कीटों की या फिर कीड़ों की मौजूदगी वहां पर दिखाई देती है, तो ये कैमरा आसानी से उसे कैप्चर
कैप्चर कर लेता है। यहां तक कि मक्खी, कॉकरोच और चूहा तक डिटेक्ट करने का दावा IRCTC की तरफ से इस AI सिस्टम के जरिए किया जा रहा है। और यह भी बताया गया है कि 7 से 8 मिलीमीटर जैसे जो छोटे कीड़े होते हैं उसे भी ये कैमरा आसानी से पकड़ लेता है और किचन मैनेजर को तुरंत अलर्ट दे देता है। और तय समय में अगर वहां पर उस साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो IRCTC की तरफ से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये जो पूरा वॉर रूम IRCTC की तरफ से बनाया गया है उसमें रोजाना इस AI सिस्टम के जरिए 350 से ज्यादा अलर्ट जनरेट होते हैं। यानी कि ये वो अलर्ट जनरेट होते हैं जहां पर AI ये पाता है कि साफ सफाई से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जो IRCTC का मानना है कि क्वालिटी कंप्लायंस के लिहाज से एक ये बड़ा कदम है। मैं आपको बता दूं कि रोजाना 18 लाख से ज्यादा खाना तैयार किया जाता है IRCTC की अलग अलग बेस किचन में। तो कहीं पर भी क्वालिटी से समझौता ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, उसी दिशा में ये बड़ा कदम कहा जा सकता है। CBSE के री इवैल्यूएशन पोर्टल में आज भी छात्रों को कई तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं CBSE का कहना है कि हैकर लगातार इस पोर्टल में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एक चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि साइबर अटैक के लिए क्लॉड समेत AI टूल्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। CBSE मामले का पूरा अपडेट बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, आज तीसरा दिन है इस पोर्टल को खुले हुए। कल करीब 56,000 से ज्यादा छात्रों ने एप्लीकेशन दर्ज किया था इस पोर्टल के जरिए और आज भी सुबह से ही इस पोर्टल पे काफी ज्यादा ट्रैफिक है। हजारों छात्र जो है अब तक एप्लीकेशन दर्ज कर चुके हैं। हालांकि इस पोर्टल की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर खामियां सामने आई हैं। सुबह से जो छात्र हैं वो भी कई तरह की दिक्कतों की बात कर रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि स्क्रीन लॉगआउट हो जा रहा है, स्क्रीन ब्लैंक हो जा रही है। कुछ छात्रों ने पेमेंट संबंधित दिक्कतों की भी बात कही है सोशल मीडिया के जरिए। वहीं एक चौंकाने वाली बात सामने आई है जो IIT का पैनल, जिसमें कि IIT मद्रास और IIT कानपुर के एक्सपर्ट्स हैं, जो इसकी सुरक्षा के लिए बनाई गई है, उसने कुछ चौंकाने वाली बातें कही हैं। उनका कहना है कि जो इस पोर्टल को हैक करने की कोशिश की जा रही है उसमें बहुत बड़ी संख्या में AI टूल्स, जिसमें खासतौर पर क्लॉड जैसे AI टूल्स हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने भी कहा है कि ये जो वेंडर है इस पूरे OSM पोर्टल का, उस कोएम्प्ट एजुटेक, उसमें भी कई तरह की जो गंभीर सुरक्षा संबंधी, साइबर सुरक्षा संबंधी खामियां हैं वो पता चली हैं। साथ ही जो JEE का एडवांस पोर्टल है उसमें भी कुछ इस तरह की खामियां पता चली है। साथ ही सरकार ने जितने भी विभाग हैं उन्होंने साइबर हाइजीन मेंटेन करने की बात कही है। CBSE का कहना है कि उन्होंने एक बड़ा साइबर अटैक को जो है रोका है, उसमें कि 38 लाख पैकेट वाले DOS अटैक को नाकाम किया गया है। CBSE का कहना है कि लगातार जो निगरानी है वो बढ़ाई जा रही है, लेकिन साथ ही जो साइबर अपराधी हैं वो भी लगातार कोशिशें किए जा रहे हैं। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आवाज समाचार में खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर आई हुई हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने मुलाकात की। वेनेजुएला में खास सत्ता परिवर्तन के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात थी। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। इसी के साथ ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश पर भी बात हुई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रॉड्रिगेज से मुलाकात की थी। रॉड्रिगेज कल दिल्ली पहुंची थी। उनके साथ मंत्रियों का एक डेलीगेशन भी आया है। पश्चिम एशिया और हॉर्मुज संकट के बीच डेल्सी रॉड्रिगेज की भारत यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली में होटल अग्निकांड में 21 मौतों के बाद आखिर दिल्ली की सरकार जागी है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच की बात कही है। गिरफ्तार होटल मालिक को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने जॉइंट कमेटी बनाकर दिल्ली में अवैध निर्माण की सीलिंग शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली में अस्पताल पहुंचकर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायल लोगों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। इधर पुलिस की जांच में दिल्ली के होटल में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। होटल का एग्जिट गेट बंद होने से लेकर कमरे में गैस स्टोव रखे जाने की बात भी सामने आई है।
होटल बिना फायर एनओसी के चल रहा था। इसके अलावा 6 कमरों की इजाज़त के बावजूद बनाए गए थे 25 कमरे। वेंटिलेशन और इमरजेंसी एग्जिट का कोई इंतजाम नहीं था। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से 5 मरीजों की जान चली गई। हालांकि मौत का आंकड़ा 10 बताया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी 5 मौतों की पुष्टि हुई है। 15 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, जिनको दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते यहां आग लगी। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। मामले में अस्पताल की लापरवाही पर सवाल भी उठ रहे हैं। और आवाज़ अड्डा में भी आज हम इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। आखिर हादसों से सबक क्यों नहीं लेती है सरकार? तो जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर लापरवाही की आग। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा और आप भी रहिए खबरों पर अपडेट। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।